गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। चैप्टर 4 हम लोगों ने कल पूरा कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि कुछ प्रसिद्ध स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आंदोलन के बारे में, जो कुछ संघर्ष और आंदोलन हमारे महान देशभक्तों ने किया, चलिए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखें, इन दी अर्लियर चैप्टर्स वी डिस्कस्ड व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एंड हाउ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स शेयर पावर। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और एंड हाउ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स शेयर पावर। और हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट्स के जो अलग अलग जो टायर हैं और जो सोशल ग्रुप्स हैं, अनेक सोशल ग्रुप्स हैं, तो इन लोगों ने किस प्रकार से पावर को शेयर किया, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी विल कैरी दिस डिस्कशन फर्दर एंड सी हाउ दोज who exercise power are constrained by the influence and pressure exerted on them। इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जिनके पास पावर है, जो सत्ता में है, तो वो उन्हें किस तरीके से काम करना है, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेताओं पर किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। Democracy almost invariably involves conflict of interests and viewpoints। डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं लोगों के बीच, लोगों की जो इंटरेस्ट होती है और जो व्यू पॉइंट्स होता है, जो विचारधाराएं होती है, वो बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, सभी लोगों की सोच, सभी लोगों की थिंकिंग, उनकी विचारधाराएं, उनकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। These differences are often expressed in organized ways। इन डिफरेंसेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। Those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressures। वैसे व्यक्ति जो शक्ति में होते हैं, जिनके पास जो सत्ता में होते हैं, आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दीज कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर्स। तो ये जितना भी गांव, समाज, शहर, मोहल्ला में जो चल रहा होता है, जो डिमांड की जा रही होती है लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, और जो उन पर प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है, इसे सही करने के लिए, तो जिनके पास शक्तियाँ होती है उन्हें क्या करने की ज़रूरत होती है। जो भी कन्फ्लिक्टिंग का माहौल जो बना हुआ होता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, उन्हें संभालना पड़ता है। आप देखते होंगे बारिश के दिनों में जब काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, आंधी तूफान में अगर कोई पशु या कोई व्यक्ति अगर मारा जाता है करंट लगने के कारण, तार टूट के गिर जाता है, अक्सर गांव में ऐसा होता है, तो देखते होंगे कि कई सारे नेता वगैरह आते हैं, लोग रोड जाम कर देते हैं, उसको छुड़ाने के लिए बीडीओ, सीओ, जो वहाँ के जो एमएलए होते हैं वो भी वहाँ आते हैं, नेताजी, मुखिया, सरपंच, सब लोग मतलब उपस्थित होते हैं। वो किस चीज़ के लिए, तो उन्हें कुछ भत्ता वगैरह दिया जाए सरकार की तरफ से, और जो व्यक्ति मर गए हैं उनके जगह पर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप ये काम कीजिए,
नहीं तो आपको हम अगली बार जो है बाहर का रास्ता दिखा देंगे। We begin this chapter with a discussion of how struggles around conflicting demands and pressures shape democracy. हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं इस पॉइंट से कि अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रगल्स हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स हैं, भेदभाव करने वाले, कुछ लोग वो कहेंगे, कुछ लोग दूसरी चीज़ की मांग करेंगे, तो ये जो डिमांड्स है एंड प्रेशर्स, और जो प्रेशर उन पर दिया जाता है, ये किस प्रकार से डेमोक्रेसी को शेप करता है। This leads to an analysis of the different ways and organizations through which ordinary citizen can play a role in democracy. इससे क्या होता है, अगर सरकार या जो भी सत्ता में है वो अगर काम करते हैं तो जो आम जनता होती है वो क्या करती है, वो उनके काम को देखती है कि इस नेता ने काम किया या नहीं, इसने क्या किया। कई बार तो गाली गलौज भी करते हैं नेताओं के साथ जब वो वोट मांगने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर साधारण जनता को देखा जाए तो डेमोक्रेसी में वो एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। In this chapter, we look at the indirect ways of influencing politics through pressure groups and movements. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स के द्वारा या जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि आप काम कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, और वो भी इनडायरेक्टली। This leads us in the next chapter to the direct ways of controlling political power in the form of political parties. इस चैप्टर में हम लोग तो आगे चल करके इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो पॉलिटिकल पावर होता है और वो किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले शुरू किया जाए पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलीविया। नेपाल और बोलीविया में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड? क्या आपको वो वाली कहानी याद है जब हम लोगों ने पोलैंड में जो डेमोक्रेसी की जीत हुई थी, उस कहानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वी स्टडीड इट लास्ट ईयर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के पहले ही चैप्टर में पिछले साल हम लोगों ने इसे पढ़ा था। द स्टोरी रिमाइंडेड अस अबाउट द रोल प्लेड बाय द पीपल इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यह स्टोरी हमें याद दिलाता है लोगों के मुख्य योगदान का, मुख्य रोल का, जो कि अगर डेमोक्रेसी देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से रोल कौन प्ले करता है? ऑब्वियसली द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री। अपने देश में हम जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, मुख्य रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी को शेप करने में। लेट अस रीड टू recent stories of that kind and see how power is exercised in democracy. आइए हाल फिलहाल की दो छोटी छोटी कहानी दी गई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ें और डेमोक्रेसी में पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
नेपाल witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. नेपाल में अप्रैल 2006 ईस्वी में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। द मूवमेंट वॉज एम्ड एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। और उस आंदोलन को करने के पीछे, उस आंदोलन के पीछे एक ही लक्ष्य था और वो था डेमोक्रेसी को फिर से लाना, रीस्टोर करना। नेपाल, यू माइट रिकॉल, was one of the third wave countries that had won democracy in 1990. यानी कि नेपाल, अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपने जाना होगा कि इसे थर्ड वेव कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें 1990 ईस्वी में डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by popularly elected representatives. 1990 के बाद क्या हुआ कि यद्यपि राजा जो थे वहाँ के, मतलब सारा राजा को जो है हेड रखा गया, लेकिन जितने भी जो पॉलिटिकल पावर्स थे वो एक्चुअली सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया गया। ठीक है। किंग वीरेंद्र, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. ठीक है। राजा वीरेंद्र जो कि जिन्होंने इस ट्रांजिशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार किया था, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की स्थापना हो तो मैं यह गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं भी डेमोक्रेसी के लिए तैयार हूँ। और आगे चल कर के उन्हें भी 2001 ईस्वी में उन्हें खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। किंग ज्ञानेंद्र, द न्यू किंग ऑफ नेपाल, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। लेकिन आगे चल करके जो समय राजा बने, फिर नए राजा बनाए गए किंग ज्ञानेंद्र, तो वो नेपाल के नए राजा उन्हें बनाया गया और उन्होंने डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक रूल्स जो बनाए गए थे उसको एक्सेप्ट करने से किंग ज्ञानेंद्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब डेमोक्रेसी वगैरह चलने वाला नहीं है, मैं फिर से राजा बनने जा रहा हूँ, बल्कि बन चुका हूँ और मैं ही रूल करूँगा इस देश पर। He took advantage of the weakness and unpopularity of the democratically elected government. उसने क्या किया कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को जो इलेक्ट किया था, और आई बेग योर पार्डन, तो वो इतने वीक थे, इतने अनपॉपुलर थे कि उसका फायदा किंग ज्ञानेंद्र ने उठाया। In February 2005, the king dismissed the then Prime Minister and dissolved the popularly elected parliament. यानी कि 2005 के फरवरी महीने में राजा ने, किंग ज्ञानेंद्र ने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, डिसमिस कर दिया, और पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनको भी भंग कर दिया गया, उस पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया। द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 was aimed at regaining popular control over this government from the king. तो अप्रैल 2006 ईस्वी में जो स्ट्रगल शुरू हुआ
वो इसलिए था, उसके पीछे एक ही लक्ष्य था और वो था डेमोक्रेसी को फिर से वापस लाना। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तस्वीर भी दी गई है। नेपाल के जनता जो है सारी रोड पर और सब जगह अपने अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। दूसरा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ नेपाल in a rally demanding restoration of democracy in their country। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेपाल में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ के लोग जो है डेमोक्रेसी के स्थापना के लिए फिर से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। All the major political parties in the parliament formed a 7-party alliance। जितने भी बड़े बड़े जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट कि उन्होंने 7 पार्टी अलायंस, यानी कि 7 जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, उन 7 पार्टी ने मिल करके एक गठबंधन बनाया। SPA, इसको आप शॉर्ट में SPA भी कह सकते हैं, 7 पार्टी अलायंस। एंड कॉल्ड फॉर अ 4-day स्ट्राइक इन काठमांडू, द कंट्रीज कैपिटल। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिनों का हड़ताल उन्होंने शुरू कर दिया। This protest soon turned into an indefinite strike in which insurgents and various other organizations joined hands। इसमें क्या हुआ कि यह प्रोटेस्ट जो है एक लंबे अंतराल तक चलते रहा, इंडेफिनिट स्ट्राइक, यानी जिसका कोई अंत न था, तब तक के लिए शुरू हो गया। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वाले फिर बाद में आकर के उनका हिस्सा बने, उनसे जुड़े। People defied curfew and took to the streets। लोगों ने क्या किया, कर्फ्यू लागू कर दिया और पूरे गली मोहल्ले को, सभी को अपने कब्जे में ले लिया। हर एक गलियों में, हर एक लॉन में घुस गए। The security forces found themselves unable to take on more than 1 lakh people who gathered almost every day to demand restoration of democracy। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे इतने कम थे कि यहाँ तक कि 1 लाख से अधिक लोगों को संभालना उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था। वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि सारे लोग जो है अपने ही हैं और ये सभी डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को फिर से पुनः स्थापना के लिए मांग कर रहे हैं। The number of protesters reached between 3 and 5 lakh on 21st April and they served an ultimatum to the king। यानी कि करीब 3 से 5 लाख लोग 21 अप्रैल को उपस्थित हुए राजा के सामने और उन्होंने अपना एक अल्टीमेटम पेश किया, एक शर्त रखा कि आप ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए, ऐसे कीजिए। The leaders of the movement rejected the half-hearted concessions made by the king। राजा ने जो आधे अधूरे मन से जो काम किया था, जो लोगों को उन्होंने एक तरह से कन्विंस किया था, बिलीफ दिलाया था कि हाँ, तो राजा ने जो कहा उसको सारे लीडर्स ने मिलकर के उसको नकार दिया, कहा कि नहीं, हम आपका कोई बात, कोई शर्त जो है मानने वाले नहीं हैं।
आपको बस इतना ही करना है कि इस मोनार्ची सिस्टम को हटा करके डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करना है। They stuck to their demands for restoration of parliament power to an all-party government and a new constituent assembly. लेकिन वो सारे लोग, वे सारे नेतागण और देश के सारे लोग इसी बात पर अड़े रहे कि फिर से आप पार्लियामेंट को रिस्टोर करें और जितने भी पार्टी का जो गवर्नमेंट है उसे पावर दें एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करें। ऑन 24 अप्रैल 2006, द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, द किंग वॉज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड्स। 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को अपने पेश किए गए अल्टीमेटम के तहत उन्होंने क्या किया कि राजा को प्रेशर दिया कि आप ये तीनों शर्त जो है हमारा उसे मानिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। द SPA chose गिरिजा प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि 7 पार्टी अलायंस सिस्टम जो था वहाँ पर क्या हुआ कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए। द रीस्टोर्ड पार्लियामेंट मेड एंड पास्ड लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। जो फिर से पार्लियामेंट की स्थापना हुई और तो उस पार्लियामेंट ने क्या किया, कई सारे नियम कानून बनाए और उसमें क्या किया गया कि राजा की अधिकांश शक्तियां जो है उसके द्वारा ले ली गई पार्लियामेंट के द्वारा। The SPA and the Maoists came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. SPA और जितने भी माओइस्ट थे, माओइस्ट किन्हें कहा गया है? Those communists who believe in the ideology of Mao, the leader of the Chinese Revolution. ठीक है, चाइना में जो क्रांति हुई थी, माओ एक लीडर का नाम था, उन्हीं की विचारधाराओं पर जो चलने वाले लोग होते हैं उसी को माओइस्ट्स कहते हैं। दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन सो एज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। जितने भी माओइस्ट्स थे और जितने भी SPA के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने कहा कि इस देश पर राजा का हुकूमत नहीं चलेगा, बल्कि किसानों का और मजदूरों का हुकूमत चलेगा। In 2008, the monarchy was abolished and Nepal became a federal democratic republic. 2008 ईस्वी में मोनार्ची सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया और नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित हुआ। In 2015, it adopted a new constitution. 2015 ईस्वी में नेपाल ने एक नए संविधान को एक्सेप्ट किया। The struggle of the Nepali people is a source of inspiration of democrats all over the world. यानी कि नेपाली लोगों का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वह पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। ठीक है, तो ये था अभी हमने देखा कि नेपाल में फिर से किस प्रकार डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बोलिवियाज वाटर वॉर। चलिए, तो ये इस चैप्टर को आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे बोलिवियाज वाटर वॉर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों।
God bless you. Thanks for watching this video and have a good day.